1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में संघीय जांच ब्यूरो का एक स्टिंग ऑपरेशन था, जिसके कारण संयुक्त राज्य कांग्रेस के दोनों सदनों के 7 सदस्यों और अन्य को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया था। 2 साल की जांच में शुरू में चोरी की संपत्ति की तस्करी और प्रमुख व्यापारिक लोगों के भ्रष्टाचार को लक्षित किया गया था, लेकिन बाद में ये भ्रष्टाचार जांच में बदल गया। एफबीआई को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा सहायता प्रदान की गई थी और मेल वेनबर्ग को विभिन्न राजनीतिक लाभों के बदले में एक काल्पनिक अरब कंपनी से रिश्वत लेने वाले राजनेताओं की वीडियो टेप करने में दोषी ठहराया गया था। 30 से अधिक राजनीतिक हस्तियों की जांच की गई और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के 6 सदस्यों और संयुक्त राज्य सीनेट के 1 सदस्य को दोषी ठहराया गया। न्यू जर्सी राज्य सीनेट के 1 सदस्य, फिलाडेल्फिया सिटी काउंसिल के सदस्य, कैमडेन, न्यू जर्सी के मेयर और आव्रजन और प्राकृतिककरण सेवा के 1 निरीक्षक को भी दोषी ठहराया गया था। ये ऑपरेशन लॉन्ग आइलैंड पर हाउपॉज, न्यूयॉर्क में एफबीआई के कार्यालय से निर्देशित किया गया था और सहायक निदेशक नील वेल्च की देखरेख में आयोजित किया गया था, जो ब्यूरो के न्यूयॉर्क डिवीजन के प्रमुख थे और न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए न्याय विभाग के संयुक्त राज्य संगठित अपराध स्ट्राइक फोर्स के प्रमुख थॉमस पी पुकियो थे। एप्सकैम ऑपरेशन के लिए एफबीआई कोड नेम था, जिसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अरब घोटाले का संकुचन बताया था। अमेरिकी अरब संबंध समिति ने शिकायतें कीं, इसलिए अधिकारियों ने संकुचन के स्रोत को इसकी काल्पनिक कंपनी के नाम के बाद अब्दुल घोटाला में संशोधित किया। मार्च 1978 में उपनगरीय लॉन्ग आइलैंड में एफबीआई के कार्यालय के जॉन एफ गुड ने एप्सकैम नामक एक स्टिंग ऑपरेशन बनाया और उसका निरीक्षण किया, जिसका शुरू में उद्देश्य चोरी, जालसाजी और चोरी की कला की जांच करना था। एफबीआई ने ऑपरेशन की योजना बनाने और संचालन में मदद करने के लिए मेलविन वेनबर्ग, एक दोषी ठग, अंतर्राष्ट्रीय चोर कलाकार और मुखबिर, और उसकी प्रेमिका एवलिन नाइट को नियुक्त किया। उस समय वे जेल की सजा का सामना कर रहे थे और उनकी मदद के बदले में एफबीआई उन्हें परिवीक्षा पर रिहा करने पर सहमत हुई। एफबीआई की निगरानी में वेनबर्ग ने अब्दुल एंटरप्राइजेज नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई, जिसमें एफबीआई के कर्मचारियों ने खुद को काल्पनिक अरब शेखों के रूप में पेश किया, जिसका नेतृत्व मालिकों कबीर अब्दुल रहमान और यासिर हबीब ने किया, जिनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश करने के लिए लाखों डॉलर थे। वेनबर्ग ने एफबीआई को अब्दुल एंटरप्राइजेज के नाम पर चेज मैनहट्टन बैंक में $1 मिलियन के खाते का वित्तपोषण करने का निर्देश दिया, जिससे कंपनी को अपने संचालन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक विश्वसनीयता मिल सके। जब जांच के तहत एक जालसाज ने शेखों को सुझाव दिया कि वे न्यू जर्सी में कैसीनो में निवेश करें और कीमत के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है, तो एप्सकैम ऑपरेशन को राजनीतिक भ्रष्टाचार की ओर फिर से लक्षित किया गया। कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य, जिनसे संपर्क किया गया था, को निजी आव्रजन बिल के बदले में अब्दुल एंटरप्राइजेज से जुड़े विदेशियों को देश में अनुमति देने और अन्य निवेश व्यवस्थाओं के बीच अटलांटिक सिटी में कैसीनो के निर्माण परमिट और लाइसेंस के लिए बड़ी राशि दी जाएगी। शामिल कैसीनो परियोजनाओं में रिट्स कार्लटन अटलांटिक सिटी, ड्यून्स होटल और कैसीनो अटलांटिक सिटी, पेंटहाउस बोर्डवॉक होटल और कैसीनो और शेख का काल्पनिक कैसीनो शामिल थे। नकली निवेश योजना में भाग लेने वाले पहले राजनीतिक व्यक्ति कैमडेन के मेयर एंजेलो एरिचेटी थे। मौद्रिक रिश्वत के बदले में एरिचेटी ने शेखों के प्रतिनिधियों से कहा, मैं तुम्हें अटलांटिक सिटी दूंगा। एरिचेटी ने कई सरकारी अधिकारियों और संयुक्त राज्य कांग्रेस के सदस्यों को भर्ती करने में मदद की जो मौद्रिक रिश्वत के बदले में राजनीतिक लाभ देने के इच्छुक थे, मूल रूप से $1 लाख, लेकिन फिर इसे घटाकर $50,000 कर दिया गया। एफबीआई ने प्रत्येक पैसे के आदान प्रदान को रिकॉर्ड किया और अमेरिकी इतिहास में पहली बार सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गुप्त रूप से वीडियो टेप किया। बैठक स्थानों में वाशिंगटन डी.सी. के फॉक्स हॉल पड़ोस में ली लेस्किस के स्वामित्व वाला एक घर, फ्लोरिडा में एक नॉक और पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी में होटल के कमरे शामिल थे। प्रत्येक दोषी राजनेता पर एक अलग मुकदमा चलाया गया। इन परीक्षणों के दौरान ऑपरेशन एप्सकैम की नैतिकता के संबंध में बहुत विवाद खड़ा हुआ। अपने मुवक्किलों का बचाव करने वाले कई वकीलों ने एफबीआई पर फंसाने का आरोप लगाया। हालांकि कुछ न्यायाधीश सहमत हुए, अपीलों ने अंततः इस दावे को खारिज कर दिया और प्रत्येक राजनेता को दोषी ठहराया गया। कैमडेन, न्यू जर्सी के मेयर एंजेलो एरिचेटी, ऑपरेशन एप्सकैम में पकड़े जाने वाले पहले सरकारी अधिकारी थे। एरिचेटी ने सबसे पहले अब्दुल एंटरप्राइजेज के लिए अटलांटिक सिटी में कैसीनो लाइसेंस प्राप्त करने के बदले में रिश्वत स्वीकार की। इसके बाद उन्होंने अब्दुल को सेनेटर हैरिस विलियम्स से मिलवाया, जिन्होंने भी जालसाजी की।
एरिचेटी ने माइकल मायर्स और रेमंड लेड्रा को भी कंपनी से परिचित कराया और गुप्त एजेंटों के साथ बैठकें आयोजित कीं। उन्होंने अरब व्यवसायियों को फ्रैंक थॉम्पसन जूनियर से भी परिचित कराया। 1979 के मध्य तक एरिचेटी ने ऑपरेशन में शामिल होने के इच्छुक राज्य और संघीय राजनेताओं की एक सूची के साथ बैठकें आयोजित की थीं। एफबीआई ने अंडरकवर एजेंटों और एरिचेटी के बीच लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे के पास एक होटल स्वीट में वीडियो कैमरे स्थापित किए। उन्हें संघीय रिश्वतखोरी के आरोप में दोषी ठहराया गया था, जिसके लिए उन्होंने लगभग 3 साल जेल में बिताए। सेनेटर हैरिस ए विलियम्स डीएनजे को 30 अक्टूबर 1980 को दोषी ठहराया गया था और 1 मई 1981 को रिश्वतखोरी और व्यावसायिक उद्यमों में सहायता के लिए अपने कार्यालय का उपयोग करने की साजिश के 9 मामलों में दोषी ठहराया गया था। विलियम्स ने बार बार एफबीआई एजेंटों से मुलाकात की और एक समझौते पर काम किया, जहां वह अपने वकील एलेक्जेंडर फीनबर्ग को कंपनी के 18% शेयर जारी करके टाइटेनियम खनन कार्य में शामिल हो जाएंगे। विलियम्स ने तब सीनेट में अपनी स्थिति का उपयोग करके उद्यम के लिए सरकारी अनुबंधों को चलाने का वादा किया था। उनके मुकदमे में विलियम्स के वकीलों ने तर्क दिया कि उन्हें रिश्वत नहीं दी गई थी क्योंकि टाइटेनियम खनन कंपनी का स्टॉक बेकार था। आरोपों को खारिज करने का प्रयास करने वाले अन्य बचावों में ये भी शामिल था कि वह न्याय विभाग द्वारा चयनात्मक अभियोजन का शिकार थे क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राथमिक में जिमी कार्टर पर टेड कैनेडी की राष्ट्रपति पद की दावेदारी का समर्थन किया था। इन परिसरों को जूरी ने स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने 1 मई 1981 को 28 घंटे के विचार विमर्श के बाद विलियम्स को दोषी ठहराया। बाद में विलियम्स द्वारा की गई अपीलों में तर्क शामिल थे कि अभियोजन पक्ष के एक मुख्य गवाह ने खुद को गलत ठहराया था और विलियम्स फंसाने का शिकार हुए थे। दोषी के फैसले को बरकरार रखा गया और विलियम्स को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई। फ्रैंक थॉम्पसन ट्रेंटन, न्यू जर्सी से सदन के सदस्य थे, जिन पर एक अरब शेख के रूप में प्रस्तुत होकर एफबीआई एजेंट से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था और उन्हें दोषी ठहराया गया था। थॉम्पसन को अरबों को कुछ आव्रजन कानूनों पर काबू पाने में मदद करने के बदले में धन की पेशकश की गई थी। अपने मतदाताओं द्वारा काफी पसंद किए जाने वाले, वह ऑपरेशन एप स्कैम में दोषी ठहराए गए कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सदस्य थे। थॉम्पसन ने प्रतिनिधि मायर्स को निष्कासित करने के लिए मतदान में भाग नहीं लिया, जो दोषी ठहराए जाने वाले पहले कांग्रेसी थे। जबकि अधिकांश राजनेताओं ने इस्तीफा दे दिया, मायर्स को सदन से निष्कासित कर दिया गया और विलियम्स ने तब तक इस्तीफा नहीं दिया जब तक कि उनके निष्कासन पर वोट नहीं होने वाला था। थॉम्पसन को स्वयं प्रतिनिधि सभा से निष्कासित नहीं किया गया था क्योंकि वह 1980 में अपना पुनः चुनाव अभियान रिपब्लिकन क्रिस स्मिथ से हार गए थे, जो एक अपेक्षाकृत अज्ञात उम्मीदवार थे, जिन्होंने 1978 में बली के मेमने के उम्मीदवार के रूप में थॉम्पसन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। स्मिथ ने 1980 का चुनाव 20,000 वोटों के अंतर से जीता। 29 दिसंबर 1980 को थॉम्पसन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। स्मिथ ने 117वीं संयुक्त राज्य कांग्रेस के माध्यम से लगातार थॉम्पसन के पूर्व जिले का प्रतिनिधित्व किया है। जब 1980 के दशक की शुरुआत में जांच सार्वजनिक हो गई, तो नैतिक विवाद, स्टिंग तकनीक के उपयोग और लक्ष्यों के चयन में वेनबर्ग की भागीदारी पर केंद्रित हो गया। हालांकि वेनबर्ग पिछले घोटालों में शामिल एक पूर्व दोषी अपराधी था, लेकिन वह 3 साल की जेल की सजा से बच गया और ऑपरेशन के लिए उसे $150,000 का भुगतान किया गया। अंततः अपील पर सभी एप स्कैम दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया। हालांकि कुछ न्यायाधीशों ने एफबीआई द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति और एफबीआई और डीओजे पर्यवेक्षण में खामियों की आलोचना की। एप स्कैम के मद्देनज़र अटॉर्नी जनरल बेंजामिन सिविलिटी ने 5 जनवरी 1981 को एफबीआई अंडरकवर ऑपरेशंस के लिए अटॉर्नी जनरल दिशानिर्देश जारी किए। ये अंडरकवर ऑपरेशंस के लिए पहले अटॉर्नी जनरल दिशानिर्देश थे और भविष्य के विवाद से बचने के लिए अंडरकवर ऑपरेशंस के संचालन के लिए आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाएं थीं। एप स्कैम जांच के बारे में प्रारंभिक प्रेस खातों के बाद कांग्रेस ने एफबीआई अंडरकवर ऑपरेशन और नए सिविलिटी अंडरकवर दिशानिर्देशों की जांच के लिए सुनवाई की एक श्रृंखला आयोजित की। नागरिक और संवैधानिक अधिकारों पर हाउस उपसमिति ने मार्च 1980 में एफबीआई अंडरकवर ऑपरेशन पर सुनवाई शुरू की और अप्रैल 1984 में एक रिपोर्ट के साथ समाप्त हुई। सुनवाई के दौरान व्यक्त की गई चिंताओं में अंडरकवर एजेंटों की अवैध गतिविधि में भागीदारी, व्यक्तियों को फंसाने की संभावना, निर्दोष नागरिकों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की संभावना और वैध गोपनीयता अधिकारों को कमजोर करने का अवसर शामिल था।
मार्च 1982 में एब्सकैम में उनके आचरण के लिए सेनेटर विलियम्स को निष्कासित करने के प्रस्ताव पर सीनेट द्वारा बहस करने के बाद सीनेट ने गुप्त गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए चयन समिति की स्थापना की। दिसंबर 1982 में समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की, जो आमतौर पर गुप्त तकनीक का समर्थन करती थी लेकिन ये देखती थी कि इसका उपयोग नागरिकों की संपत्ति, गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है और कानून प्रवर्तन से समझौता कर सकता है। बाद में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार एफबीआई दस्तावेजों का खुलासा किया गया, जिसमें अखबारों की कतरने और एफबीआई को लिखे गए पत्र शामिल थे, जिससे अमेरिकी जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ अमेरिकियों ने एफबीआई का समर्थन किया, लेकिन दूसरों ने तर्क दिया कि एब्सकैम बदले की भावना वाली एफबीआई द्वारा आदेश दिया गया एक फंसाने वाला परिदृश्य था, जो पहले पुलिस की बर्बरता और इसी तरह के व्यापक दुर्व्यवहार के कृत्यों में कांग्रेस की जांच से परेशान था। स्टिंग ऑपरेशन के बारे में कांग्रेस की चिंता बनी रही, जिससे आगामी वर्षों में कई अतिरिक्त दिशानिर्देश बनाए गए।